और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका स्मृति जी इंडिया टीवी पर। आज आपने सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर और साथ ही सत्येंद्र जैन पर लगाए। मैं वहीं से शुरुआत करती हूं। आपने तो 10 सवाल खड़े किए स्मृति जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, वो कट्टर देशभक्त हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देशभक्त कभी भी भारत की तिजोरी लूटते नहीं हैं। आज मैंने अपनी प्रेस वार्ता में उल्लेख किया था दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी का, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये अगस्त 2019 की कॉपी है। इसमें अगर आप पृष्ठ 16 देखें तो पृष्ठ 16 में जो पिटिशनर हैं उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि उनकी कंपनी में जो बेनामी काम हुआ, जो शेयर कैपिटल और प्रीमियम के माध्यम से काला धन एकत्रित किया गया, वो सत्येंद्र जैन के निर्देश पर और उनकी पूरी जानकारी के साथ हुआ। ये सत्येंद्र जैन की कंपनी के प्रतिनिधियों ने स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कबूला है। कब 16 करोड़ लाख रुपया, अगर 16 करोड़ रुपया अगर कोई बेनामी अपने पास रखता है अथवा काला धन एकत्रित करता है, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए ईमानदार हो गया। ये मैं भी अब तक समझ नहीं पाई हूँ। मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। एक और प्रश्न मैंने किया था कि सत्येंद्र जैन जी ने जो पैसा एकत्रित किया उसके माध्यम से फिर अपनी कंपनी के माध्यम से 200 बीघा ज़मीन दिल्ली में खरीदी अनऑथराइज कॉलोनीज के आसपास। तत्पश्चात उन अनऑथराइज कॉलोनी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रेगुलराइज कर दिया। क्यों कर दिया, ये सवाल भी मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा, लेकिन इसका जवाब भी अब तक मुझे नहीं मिला। तो वो इंसान जो काला धन कमाए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्यों देशभक्त है, इसका जवाब सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। वो इंसान जो काले धन से 200 बीघा ज़मीन खरीदे और फिर उसके आसपास की कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर ले ताकि उसकी ज़मीन की कीमत बढ़ जाए, वो क्यों देशभक्त है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये जवाब सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही दे सकते हैं। लेकिन निश्चित है कि देश भर से लोग आतुरता से अरविंद केजरीवाल जी से इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करता है। स्मृति जी, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक बोल गए जिन्होंने इस देश को, दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, उन्हें तो पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात हैं वो तो आप आए दिन ट्विटर पे कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, किस प्रकार से ध्वस्त हुए हैं ये क्लिनिक। लेकिन मैंने आज मोहल्ला क्लिनिक पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, तो अरविंद केजरीवाल जी स्पष्ट उन प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। मेरे प्रश्न में दोबारा दोहराती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने सारे दस्तावेज चेक कर लिए हैं। क्या दिल्ली हाईकोर्ट का ये दस्तावेज अरविंद केजरीवाल जी ने चेक किया? पृष्ठ 16 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है कि सत्येंद्र जैन के डायरेक्शन पर, मतलब उनके आदेश अनुसार काला धन का ट्रांजैक्शन हुआ, क्या ये जानकारी अरविंद केजरीवाल जी के पास है? और अगर है, फिर किस आधार पर उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जनता की अदालत में बरी किया? मेरा ये भी सवाल है कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने सहानुभूति व्यक्त की सत्येंद्र जैन जी की पत्नी के प्रति। इन सारे बेनामी धंधों में अरविंद केजरीवाल जी शायद जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी की पत्नी भी सम्मिलित है, फिर ये जानते हुए वो क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब तक अपेक्षित है। आप सवाल पूछ रही हैं, इनके तो जवाब अभी तक पार्टी के किसी प्रवक्ता ने दिए नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जितने लीडरान हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ईडी जो है वो सबसे बड़ा हथियार बन गया है सरकार का। जांच नहीं बल्कि ये एक चुनावी बदला है। ये ईडी का दस्तावेज नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ। क्या चुनावी बदला जी? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अभी तो वो और मात खा चुका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वो देखिए जी, उत्तर प्रदेश में तो अरविंद केजरीवाल ने भी बड़े ठाके लाके कहा था कि लोकसभा के बनारस के वो न सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि जीत रहे हैं, मोदी को हराएंगे। तो इस प्रकार की हास्यास्पद बातें तो वो पहले भी कह चुके हैं। लेकिन मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किसी चुनाव के बारे में था, ना किसी क्लिनिक के बारे में था। मेरा प्रश्न अवतरित होता है इस हाईकोर्ट के दस्तावेज के आधार पर। केजरीवाल जी या उनके पार्टी के प्रतिनिधि
क्यों इस पर नहीं बोल रहे, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं। लेकिन मैंने प्रश्न ना मनीष सिसोदिया से किया, ना संजय सिंह जी से किया। मेरा प्रश्न मात्र केजरीवाल जी से इसलिए है क्योंकि कल क्लीन चिट स्वयं केजरीवाल जी ने दी और ये कहते हुए दी कि सारे दस्तावेज उन्होंने देखे हैं। फिर ये दस्तावेज जिसमें सत्येंद्र जैन की कंपनी स्वयं कबूल करती है कि काला धन बटोर कर एकत्रित करने वाले और ट्रांजैक्शन करने वाले स्वयं सत्येंद्र जैन हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्या अरविंद केजरीवाल ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो ये उनको क्यों मान्य है कि उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ रुपए का काला धन कमाया? वो तो अपनी ईमानदारी का दंभ भरते हैं स्मृति जी, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए पंजाब में भी अगर सिंगला ने कुछ गलत किया। एक सेकेंड देखिए, देखिए ऐसा है, पंजाब में सरकार कैसे चलती है उस मॉडल के बारे में केजरीवाल जी अगर ना ही बोले तो अच्छा है। इस वक्त जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है कि एक पिता को अपनी पगड़ी निकालनी पड़े अपने बेटे के जनाजे में, तो केजरीवाल जी अगर पंजाब सरकार की दुहाई ना ही दें तो बेहतर है। लेकिन दोबारा मैं कहती हूँ कि मेरा प्रश्न पंजाब में किसको बर्खास्त किया, क्यों बर्खास्त किया, उससे संबंधित नहीं है। मेरा प्रश्न क्लिनिक बंद है, चल रहा है, कुत्ते आ रहे हैं क्लिनिक में, गाय आ रही है, गरीब को वो साधन नहीं मिल रहा, वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये भी नहीं था कि क्यों आयुष्मान भारत लागू नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ ये था कि केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दस्तावेज उन्होंने स्वयं पढ़े हैं। ये दस्तावेज पढ़ा क्या? इस दस्तावेज में पॉइंट नंबर 30 पढ़ा क्या, जिसमें सत्येंद्र जैन की कंपनी के प्रतिनिधि स्वयं कह रहे हैं कि जी जितना काला धन का ट्रांजैक्शन हुआ सत्येंद्र जैन की न सिर्फ जानकारी के माध्यम से हुआ बल्कि उनके आदेश अनुसार हुआ। हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के साथ सत्येंद्र जैन ने काम किया। आपके आरोपों पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इस पर जवाब दे सकें। लेकिन स्मृति जी थोड़ी देर पहले हमने संजय सिंह को सुना, उन्होंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो इसका जवाब नहीं दिया। मेरा प्रश्न केजरीवाल जी से था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल जी बोले, संजय सिंह जी भी बोले, सवालों का जवाब दे देते। बिल्कुल सही बात है, आपके प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है और जवाब मिलता है या नहीं इसका इंतजार तो खैर हम भी कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी 8 साल से सवाल उठा रही है कि भाई 8 साल से ईडी कहाँ थी, 8 साल से क्यों नहीं अभी तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, इतना पुराना मुद्दा अब लेकर क्यों आ गए? ऐसा है संजय सिंह की अभिलाषा है कि सत्येंद्र जैन जेल जाएं। अब क्या उनकी अंदरूनी पार्टी का मामला है ये तो मैं नहीं जानती। संजय सिंह अगर कह रहे हैं क्यों पहले सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में नहीं डाला, वो उनकी क्या राजनीतिक इच्छा है वो अरविंद केजरीवाल जाने। लेकिन मेरा प्रश्न इस बात पर आधारित है कि केजरीवाल जी क्लीन चिट दे रहे हैं, संजय सिंह क्लीन चिट नहीं दे रहे। संजय सिंह तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि भाई जेल भेजते क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को, यही कहा ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन पाक इंसान है, साफ इंसान है। तो मैं संजय सिंह से कोई प्रश्न ही नहीं कर रही क्योंकि संजय सिंह जी ने तो कह दिया कि इनको 8 साल पहले ही जेल डाल देना चाहिए था। प्रश्न ये कर रही हूं कि 2019 का ये ऑर्डर है, केजरीवाल जी इस पर क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? आपने एक और सवाल पूछा कि क्या ये सच है कि निवेश पर बड़ा रिटर्न मिलने पर आम आदमी पार्टी ने इन कॉलोनियों पर आधिकारिक मुहर लगा दी थी। इस प्रश्न के पीछे भी क्या आप इसी तथ्य का हवाला दे रही हैं जो हाईकोर्ट की आप कॉपी दिखा रही हैं? देखिए, रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज क्या ये अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी के बिना हुआ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने सारे दस्तावेज पढ़े, इसका मतलब उन्होंने, वही तो मैं कह रही हूं कि इस दस्तावेज के अनुसार उन्होंने पैसे कमाए। पब्लिक नॉलेज है कि उन्होंने ये जमीनें खरीदी। अगर अरविंद केजरीवाल जी हर चीज पर नजर रखते हैं तो उनको क्या पब्लिक नॉलेज नहीं थी कि 200 बीघा जमीन खरीदी गई? अगर उनके पास ये नॉलेज थी तो उन्होंने क्यों ये अनऑथराइज कॉलोनीज पे रेगुलराइज होने दी और क्यों सत्येंद्र जैन को फटकार नहीं लगाई कि मैं कैसे करूं इसको ऑथराइज जब आसपास की जमीन तुमने खरीदी है? क्या ये घटनाक्रम हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं।
एक और सवाल जो आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा आगे बढ़कर है, आजकल ईडी से नेताओं को डर लगने लगा है स्मृति जी। ईडी ने 8 जून को सोनिया गांधी को बुलाया है, राहुल गांधी को भी बुलाया है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और नेताओं को डराने का काम कर रही है। देखिए ऐसा है, जहां तक कि कांग्रेस और उसके भ्रष्टाचार का विषय है, मैं जिस क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं, मैंने स्वयं 8 साल से अमेठी में संग्राम, हमारी जो साइकिल फैक्ट्री है सम्राट की, उसमें संग्राम देखा है हमारे किसानों का, जिन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में और मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया कि जो गैर कानूनी तरीके से गांधी खानदान ने किसान की ज़मीन हथियाई, उसको मुक्त करके किसान को लौटाई जाए। ये जो किसानों की दुहाई देते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने आज किसानों के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ताकि किसानों की ज़मीन न छूटे। तो इनका भ्रष्टाचार सिर्फ एक नेशनल हेराल्ड तक सीमित नहीं है, देश में और विशेषतः अमेठी में तो कई ऐसे आपको नमूने मिल जाएंगे। और जहां तक कि हरासमेंट की बात है, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि गांधी खानदान अछूता रहे कानून से? रणदीप सुरजेवाला बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने इसे अपने एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कुछ इसी तरीके का आरोप ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगाती हैं, महाराष्ट्र में संजय राउत लगाते हैं। टूल किसके खिलाफ? नहीं, एक सेकेंड, टूल किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। मैं अमेठी की ही बात कर लूं, 5 विधानसभा की सीटों में से 4 में तो विधानसभा चुनाव में उनकी सिक्योरिटी जमानत जब्त हो गई। तो जो खत्म है राजनीति की दृष्टि से, जिनकी पार्टी को उनके अपने नेता छोड़ रहे हैं अथवा जिनकी पार्टी में उनके अपने वरिष्ठ नेता उनकी सो कॉल्ड राज्यसभा की सीट लेने से इनकार कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ कोई द्वेष हो सकता है राजनीतिक। लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, यह कैसे संभव है? सुरजेवाला जी ने तो यहाँ तक पैसा लूटा जी वो जनता का पैसा है। जी, सुरजेवाला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड कांग्रेस ने निकाला और इस नेशनल हेराल्ड से इतना खतरा हुआ कि अंग्रेजों ने अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा, उन्होंने सीधा विचारधारा पर अटैक करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और ईडी, जिसकी पार्टी एक अंग्रेज ने बनाई हो, एक सेकेंड मैम, ऐसा है जिसकी पार्टी खुद एक अंग्रेज ने बनाई हो, वो अंग्रेजी हुकूमत पर विश्लेषण नहीं करे तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी किसी देसी ने नहीं बनाई, विदेशी ने बनाई थी। और आज उनकी मुखिया कौन है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं। तो अंग्रेजी हुकूमत के बारे में चर्चा करें वो लोग जिनकी पार्टी ही अंग्रेजों ने बनाई, ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? नहीं, इस पर तो देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में अपना लहू दिया, हमने शहादतें दी। अब भाई मैं पैदा नहीं हुई थी तब, मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे दादाजी थे, मेरे नाना जी थे, वो कांग्रेस में नहीं थे। आपके भी कोई परिजन रहे होंगे उस जमाने में जिन्होंने देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई होगी। फर्क ये है, आप और मैं गांधी खानदान में पैदा नहीं हुए कि उसका चेक काटते फिरे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राजनीतिक लाभ के लिए। फर्क यही है। मैं अंतिम सवाल लेकर आपके पास आ रही हूँ स्मृति जी, आपको लगता है कि जैसे पंजाब में सिंगला पर आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई कर दी, सरकार ने कार्रवाई की, सत्येंद्र जैन पर अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो पंजाब में किसने कार्रवाई की है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद ही पुलिस और खुद ही जज बने तो क्राइम का क्या हश्र होता है वो दस्तावेज जो मेरे हाथ में आपको बता सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जज हैं तो किस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को उन्होंने दरकिनार किया, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। क्या पंजाब में कोई और इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या किसी एक को स्केपगोट बनाया? इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक जवाब मेरे पास निश्चित रूप से है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट हैं। ये ना मैंने कहा, ना भाजपा ने कहा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। इसको अरविंद केजरीवाल भी नकार नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी समय देने के लिए। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर
तीखा आरोप लगाते हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ अब हम बहस की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन सुधांशु जी चूंकि आप आ चुके हैं और संजय जी भी आ चुके हैं, चलिए बहुत बेहतर है। सुधांशु जी, मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो दरअसल ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हिमाचल में चुनाव है, बीजेपी को तनाव है, तो इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। सुधांशु जी, थोड़ा सा हम इसे ऑडियो क्लियर करवा देते हैं और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा चलिए, हमारी टीम ये कह रही है कि बस ऑडियो थोड़ा सा दुरुस्त करवा दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने पूरा मसला देखा, सत्येंद्र जैन के हवाला कनेक्शन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें 4 कंपनियों का जिक्र किया गया, जिसमें इंडो मेटालिप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, किंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा इन तमाम 4 कंपनियां हैं इन टोटल। इन 4 कंपनियों का जिक्र करते हुए बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि हवाला कारोबारियों का साथ लेते हुए सत्येंद्र जैन ने पैसों का गबन किया और वो देश के गद्दार हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जिन्हें देशभक्त बता रहे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी गद्दार बता रही है। देखिए, आज तो पूरा देश देख रहा है कि जिस वक्त मोदी जी की सरकार को कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर कैबिनेट बुला के चर्चा करनी चाहिए थी, उनकी कैबिनेट मंत्री सारा काम छोड़ के सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने और बदनाम करने में जुटी हुई है पूरी की पूरी बीजेपी। इनको चिंता करनी चाहिए थी कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वो पलायन करने की बात कर रहे हैं वहां से। कश्मीर फाइल्स पे तो चर्चा कर सकते हैं, उनकी हत्या पे चर्चा नहीं कर सकते। उनके आरोप जो हैं वो मैं सिलसिलेवार करके आपको बताता हूं। यह 8 साल पुराना मामला है और 8 साल में 7 बार ईडी ने सत्येंद्र जैन को अपने ऑफिस में बुलाया पूछताछ के लिए, कभी गिरफ्तारी की जरूरत उनको महसूस नहीं हुई। सत्येंद्र जैन वो शख्स है, इनके ऊपर एक और सीबीआई का छापा पड़ा था और सीबीआई ने 5 साल तक उनकी जांच की। 5 साल की जांच के बाद कह दिया हमारे पास सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं, क्लोजर रिपोर्ट लग गई। और यह पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ है। केजरीवाल जी के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का छापा, हमारे तमाम मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा, 34 विधायकों पे मुकदमे लगा के उनको जेल में डाला गया और बाद में सब वो कोर्ट से बरी हुए। एक दिन में मेरे खिलाफ 9 एफआईआर उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने की, राष्ट्रद्रोह किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, 23 मुकदमे किए। तो उत्पीड़न की एक नहीं 1000 घटनाएं हम लोगों के साथ हुई हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जैसे बाकी मामलों में बेदाग निकलकर हम लोग बाहर आए हैं, इस मामले में भी गलत ढंग से फंसाया गया है सत्येंद्र जैन को, इस मामले में भी वो बेदाग निकल कर आएंगे। 400 फाइलों की जांच कराई थी केजरीवाल जी की मोदी जी ने और बाद में क्लीन चिट दे दिया। मोदी जी ही सर्टिफिकेट देंगे सत्येंद्र जैन को कि उनके पास सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं। हां, तात्कालिक रूप से इस तरह के जब मामले आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्कोर गेन करने के लिए इस तरह के आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी तो वो पार्टी है जो राफेल के घोटाले को, भ्रष्टाचार को भी छिपा जाती है, व्यापम के घोटाले को भी डकार जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए, शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। बीजेपी के तो भ्रष्टाचार की लंबी कहानी है, लेकिन कभी वो किसी मामले में कार्रवाई नहीं करते। सत्येंद्र जैन की जिस कंपनी का जिक्र कर रही है बार बार स्मृति ईरानी जी, 2013 में उन कंपनियों से वो इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका ऑडियो कनेक्शन भी एकदम क्लियर हो गया है। सुधांशु जी, आपने तमाम आरोप संजय जी के सुनी लिए हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल में 7 बार छापा पड़ा, सीबीआई तक ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, यहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा।
देखिए, संजय जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत कश्मीरी पंडितों के दर्द और कश्मीर फाइल का उल्लेख करते हुए कही थी, तो एक लाइन उस पर भी कह देता हूं। कश्मीरी पंडितों के दर्दनाक दास्तान पर कश्मीर फाइल्स पर कटाक्ष व्यंग्यपूर्ण अट्टहास करते हुए दिल्ली विधानसभा में, ऑफिशियली विधानसभा में कभी किसी ने चर्चा नहीं की, ये करते हुए पूरे देश ने देखा था। तो कितना इनके मन में संवेदना है और कितना तिरस्कार है कश्मीरी पंडितों के दर्द पे, वो देश की जनता ने देखा। अब हम इस विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, इस विषय पे अभी स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारे साक्ष्य आपके सामने रखे और ये कहा कि संदेह के घेरे में सत्येंद्र जैन जी आए, भारतीय जनता पार्टी के आरोप पे नहीं बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में उस बात को सही माना। अभी यह बात संजय जी भी कह रहे हैं कि 7 साल से मुकदमा चल रहा, तो कम से कम एक आरोप तो आम आदमी पार्टी को वापस ले लेना चाहिए कि ये कोई अनायास चुनाव के संदर्भ में आ गया। मान्यवर, इस 7 साल में तो कई चुनाव हुए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, दो बार लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां आम आदमी पार्टी से हमारी सीधी टक्कर थी। तो अगर आपकी बात सत्य मानी जाती तो उस समय कुछ होना चाहिए था। अब अगर चुनाव का हम विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे तो इस देश में कब चुनाव नहीं। अभी आप कहेंगे हिमाचल का चुनाव था 4 महीने पहले, उत्तर प्रदेश का चुनाव था 4 महीने बाद, आप कहेंगे गुजरात का चुनाव था तो आने वाला है, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव आने वाले, उसके बाद कहेंगे लोकसभा चुनाव आने वाले। तो मेरे विचार से यह चुनावी आधार पर अपने को भ्रष्टाचार के बचाव की ढाल बनाना कदापि उचित नहीं है। यहां पर सिर्फ इतनी सी बात थी कि यदि उनको लगता है कि सत्येंद्र जैन जी सही हैं तो केजरीवाल जी बतौर राजनेता उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। और केजरीवाल जी के इस घोषणा को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए मीनाक्षी जी। चंद दिन पहले उनकी सरकार ने बड़े गर्व के साथ लोगों की सिक्योरिटी पंजाब से वापस ली थी और बाकायदा मीडिया में उसकी लिस्ट जारी कर दी थी कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया है, हम आश्वस्त हैं कि इन लोगों को सिक्योरिटी अकारण दी गई थी। और उसका कारण 24 घंटे के अंदर दिखाई पड़ गया। कैसे विश्वास किया जाए। इन्होंने उससे पहले स्वयं कहा कि पंजाब में इनका एक मंत्री भ्रष्ट साबित हुआ, यानी स्वयं ही उसको टिकट दिया। चंद दिन पहले एक हिंदी में कहावत है ना, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, यानी 4 जुम्मे नहीं गुजरे थे, 4 सप्ताह नहीं गुजरे थे, टिकट दिया, मंत्री बना दिया, फिर कह रहे तो भ्रष्ट निकल गया, कार्रवाई कर दी। तो आप सोचिए कि जिस पार्टी के निर्णय इस प्रकार के आधारहीन, तथ्यहीन और निरंतर गलत साबित होते हो, उन्हीं के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के द्वारा, क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा किया गया दावा विश्वास करने योग्य है? मेरे ख्याल से देश की जनता भली भांति देख चुकी है, वह विश्वास करने योग्य नहीं है। इसलिए जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए, उसके बाद जो भी उचित होगा वह सामने आ जाएगा। बस इतना जरूर है कि नई राजनीति का दावा करने वालों का वास्तविक चरित्र प्याज के उतरते छिलकों की तरह क्रमशः अब जनता के सामने आता जा रहा है। इस बात की पीड़ा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को अवश्य हो सकती है, यह हम समझ सकते हैं। संजय जी, देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी से भी जब बात हो रही थी तो स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि वो तो अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि और वो केवल ईडी की तो बात ही नहीं कर रही है, वो 2016 के हाईकोर्ट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए सवाल पूछ रही हैं कि ये जो शेल कंपनियां बनी, इतने पैसे आए, फिर उनसे जमीनें खरीदी गई और परिवार को भी उसमें शामिल किया गया, इस पर जवाब दे अरविंद केजरीवाल। देखिए, पहली बात तो अभी सुधांशु जी सुचिता नैतिकता की बात कर रहे थे। अब आपको ये याद रखना चाहिए सुधांशु जी कि ये वो पार्टी है जो 2013 में 69 सीटों पे चुनाव लड़ी, क्योंकि चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि उस पे आपराधिक मुकदमे हैं। केजरीवाल जी ने कहा उस कैंडिडेट को वोट मत दीजिएगा, गलती से टिकट मिल गया है। हम वो पार्टी हैं जो अपने मंत्री को दिल्ली में भी और पंजाब में भी बर्खास्त करते हैं। हम उस तरह की पार्टी नहीं है कि किसान को कुचल के मार दिया जाए, 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या भी हो जाए, फिर भी बेशर्मी के साथ पूरी की पूरी केंद्र सरकार अपने ही मंत्री को बचाने में लगी हुई है। और आज तक वो व्यक्ति अजय मिश्रा टेनी आपकी सरकार में मंत्री है। आप लोगों को जरा सी भी शर्म इस बात पे नहीं आती। हम वो पार्टी नहीं है कि हजारों करोड़ का व्यापम घोटाला हो जाए, कई लोगों की मौत हो जाए, फिर भी हम बेशर्मी से उस चीजों को बर्दाश्त करते रहे। राफेल का घोटाला हो जाए, चुपचाप रहे। जल जीवन मिशन का घोटाला हो जाए, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का घोटाला हो जाए, प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हो जाए और सारी चीजों पे पर्दा ढाकने का काम किया जाए। तो ये आपकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है कि सेंगर से लेके अजय मिश्रा तक आपको सबको बचाना है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं,
आप राष्ट्रीयता और कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, के.एस. ईश्वरप्पा आपके मंत्री थे। 40% कमीशन के नाम पे अभी कर्नाटका में आपने उनको हटाया, और वो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध कर रहा है, और वो आपकी पार्टी में है, वो आपकी पार्टी में है। तो आज आपकी पार्टी की चिंता, आपकी सरकार की चिंता किन बातों को लेकर होनी चाहिए थी? कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, उनकी पीड़ा, वो पलायन करने तक की बात कर रहे हैं। आपकी पूरी पार्टी और सारी ऊर्जा आपकी लगी हुई है सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में। यह पहला मौका हमारे साथ नहीं है। कितने कितने छापे आप लोगों ने डलवाए, मुख्यमंत्री पे, उप मुख्यमंत्री पे, 34 विधायकों पे, सब कुछ आपने करके देख लिया, कुछ भी नहीं निकला। संजय जी, मैंने यही सवाल जब स्मृति जी से पूछा कि ईडी को, सीबीआई को, केंद्रीय एजेंसियों को क्या बीजेपी एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए, तो उन्होंने कहा कि अब जहां भी सबूत मिलेंगे, जहां पर सवाल खड़े होंगे, वहीं पर तो छापे डाले जाएंगे, और इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, इसमें केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका है। अच्छी बात है। तो उन केंद्रीय एजेंसियों को कोई भी मामले का निपटारा करने में देश की सशक्त और मजबूत एजेंसियों को 8 साल लग जाता है। 8 साल लग जाएगा। 7 बार आप पूछताछ करेंगे, और जो जानकारी आज स्मृति ईरानी जी को मिल गई, वो सारी जानकारी ईडी को नहीं मिल पाई। यानी कि ये ईडी से अलग एक डायरेक्टरशिप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कर रही हैं, और उससे ज्यादा तीव्रता से काम कर रही हैं। तो ये 8 साल क्यों लग गए भाई? चुनाव का ही इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? और ये जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे, किस चुनाव में आपने छोड़ा है भाई? 15 के चुनाव में, 20 के चुनाव में, कब, क्या तारीखों सहित यहां बताऊं? ये तो मैं पूरा खाका लेके आया हूं। कहिए तो मैं बताऊं किन किन तारीखों पे आपने कब कब क्या क्या कार्रवाई हमारे मंत्रियों पे, विधायकों पे क्या क्या कार्रवाई कब कब की है? तो उसमें समय बड़ा लंबा लग जाएगा। सुधांशु जी से हम सीधा जवाब ही ले लेते हैं इस पर। सुधांशु जी, देखिए बड़ा वाजिब सा सवाल है, बड़ा ही वाजिब सा सवाल संजय जी पूछ रहे हैं कि 8 साल का वक्त क्यों लग गया? सुधांशु जी, आवाज कट गई क्या? नहीं आ रही आपकी आवाज, हम सुन पा रहे हैं जी। हाँ, देखिए अभी संजय जी ने एक बात बोली, इनके वक्तव्य से ही लेता हूं। विधायक का टिकट देने में गलती हो गई, स्वीकार किया। मंत्री बनाने में गलती हो गई, स्वीकार किया। किसान आंदोलन की बात करते हुए ये भूल गए कि यह एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने किसान कानूनों को विधानसभा से पारित कर दिया था, और पारित करने के बाद उन किसान कानूनों के खिलाफ भी आंदोलन किया। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा गलती का, कि पहले उस पार्टी की विधानसभा में सरकार पारित कर दे, फिर वही पार्टी उसी पारित कानून का विरोध करे। तो दिखाई पड़ता है कि 3 गलतियां तो अपने सामने स्वीकार कर चुके हैं, फिर भी कहते हैं अब जो मेरा वक्तव्य है इसको एकदम सही माना जाए, इसको किसी प्रकार से गलत ना माना जाए। हां, 8 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मीनाक्षी जी, न्यायिक प्रक्रिया की एक जटिलता है इस देश में। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इंदिरा जी को सरेआम सबके सामने, जिसमें कि पत्रकार भी उपलब्ध थे, गोली मारी गई थी, उसके बाद 1 दशक लग गया था। इतने सरेआम हुई हत्या के बाद भी उसको उस मुकाम तक पहुंचाने में, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तो वो आरोप लगा के आए थे ना, सब भ्रष्टाचार है, सब साफ कर देंगे, अरे हमारे पास बक्सा बक्सा भर के सबूत है, सब कर देंगे। 7 साल हो गए हैं दिल्ली में, कितने आपने भ्रष्टाचार के मामले निकाले, कितनों की जांच की, कितनों में निष्कर्ष निकाल लिया, कितने में चार्जेस फ्रेम कर दिए, कितने में चार्जशीट कर दी? और अगर आपको लगता है कि कोई वैधानिक या कानूनी प्रक्रिया में वो था, अरे सत्ता में आने से पहले आप तो फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, धड़ाधड़ लाके निकालते थे। जैसे अभी इन्होंने आरोप लगाया स्मृति जी पर कि ईडी कार्रवाई कर रही है, फिर भी सरकार के मंत्री आके आरोप लगा रहे हैं इनके अनुसार, या सरकार के मंत्री आकर तथ्य रख रहे हैं, और वह तथ्य इतने सही हैं तो ईडी क्यों नहीं रख रहा? तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, यदि आपकी सरकार चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाई, आपकी सरकार कोर्ट में चार्जशीट नहीं फ्रेम कर पाई, तो कितनी बार आपके मंत्रियों ने ही आकर, या भ्रष्टाचार की केजरीवाल जी ने आकर ये सामने रखे, देखो हमने ये भ्रष्टाचार के मामले निकाल दिए। ये है, इसे कहते हैं नई राजनीति, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, भ्रष्टाचार करने के रास्ते और भ्रष्टाचार को ढकने के रास्ते और।
ठीक है, वो इसका कहने का अर्थ ये है संजय जी, हिट एंड रन से तो काम नहीं चलेगा। अगर चोट कर रहे हैं तो फिर इतना करारा करें कि कम से कम कोर्ट की दहलीज तक तो मामला पहुंचे। आपने मुझसे पूछा? जी संजय जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपने एक नहीं अनेक मामले दर्ज किए और बाद में उन सारे मामलों में हमारे विधायक बरी हुए, मंत्री बरी हुए, मुख्यमंत्री पे जो आपने छापे मारे कुछ नहीं निकला। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ना कि आपने कहा कि जांच एजेंसियां, उनकी जटिलताएं हैं, उसमें काम करने में समय लगता है। सीबीआई को तो आप ठीक ठाक मजबूत संस्था मानते होंगे सुधांशु जी। 5 वर्ष तक मामला चला इसी सत्येंद्र जैन के ऊपर, 5 वर्ष तक। और अंत में क्या किया आपने? क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कह दिया साहब कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो एक व्यक्ति को 5 साल तक आपने अपनी राजनीति के चक्कर में बदनाम कर दिया, उसके घर पे छापे मार दिए, उसको पूरी दुनिया में यह फैला दिया कि यह भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, और फिर आपका तो कुछ जाता नहीं है। हमारे यहां अवध में खेल होता है बच्चों का, कहते हैं दूध भात मुछ, फिर 5 साल बाद आपने कह दिया दूध भात मुछ, कुछ नहीं निकला। तो यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पहले तथ्यों की खूब कायदे से पड़ताल कर लीजिए और तब हाथ लगाइए। अपनी राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण अगर किसी मंत्री पे आपको कार्रवाई करना है, किसी विधायक पे कार्रवाई करना है, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता। आप सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है। जहां तक दिल्ली सरकार की बात आपने की, यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। आपने हमारा हाथ पैर बांध दिया, हमको उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैरो तैरो, तैर के दिखाओ, तुमको ओलंपिक जीतना है। अरे भैया, एसीबी आपने हमसे छीन ली 7 साल पहले, जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी दिल्ली सरकार के पास, केजरीवाल के पास थी। और केजरीवाल जी ने जितने मामले एसीबी के जरिए दर्ज किए थे, वो सारे मामलों की जांच अब आपके पास है, यानी कि मोदी जी की पुलिस के पास है, मोदी जी की एसीबी के पास है। 7 वर्षों में आप कुछ नहीं कर पाए, यह आपकी नाकामी है। आप हमें चार्जशीट फाइल करने के लिए कह रहे हैं। आपने तो हमारा हाथ पैर बांध के हमको स्विमिंग पूल में फेंक दिया, कह रहे हैं ओलंपिक जीत के दिखाओ। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से बातें करने से तो सही बात लोगों के बीच में नहीं आ पाएगी। सच ये है कि आप लोग दुर्भावना से, द्वेष से काम करते हैं, और वही सत्येंद्र जैन के मामले में भी दिख रहा है। 2013 में जिन कंपनियों से वो इस्तीफा दे चुके हैं, उन कंपनियों ने 15, 16, 17 में क्या किया, उसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना के उनको आपको बार बार परेशान करना है तो कीजिए। आप सत्ता में, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, तमाम ताकतवर संस्थाएं हैं, करिए। लेकिन थोड़ी चिंता नीरव मोदी की भी कर लीजिए, थोड़ी चिंता विजय माल्या की भी कर लीजिए, थोड़ी चिंता ललित मोदी की भी कर लीजिए। लाखों करोड़ रुपए लूट कर ये लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। आपको चिढ़ाते हैं, देश की जनता को चिढ़ाते हैं, आपकी सरकार को चिढ़ाते हैं। उन पे कार्रवाई करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, आपकी सरकार की एजेंसियों के पास ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, काला धन आप ला नहीं सकते। आपको कौन ये संजय जी की एक बात तो है कि देखिए, एसीबी उनके पास है नहीं, कोई सरकारी तंत्र उनके पास है नहीं, ताकत आपने उनसे छीन ली, हाथ पैर बांध के आपने उन्हें स्विमिंग पूल में डाल दिया और आप कहते तैरो। देखिए, संजय जी ने जो बात कही, पहले तो लगता उन्होंने मेरा पुराना वक्तव्य नहीं सुना। मैंने तो कहा था, अगर आप ये इस प्रकार का, मैंने पहले ही प्रीएम्प्ट करके बोला था कि यदि यह बोलेंगे कि मेरे पास ताकत नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो ताकत है ना, निकाल देते कि मैंने ये भ्रष्टाचार के केस किए, केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। परंतु वह अभी तक नहीं किया गया है। और दूसरी बात, ये तो वो पार्टी है मीनाक्षी जी, जो केंद्र के द्वारा पारित कानून के विरोध में संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करके प्रस्ताव पारित कर सकती है विधानसभा में, मगर कहती मेरे हाथ पांव बंधे हैं, हम भ्रष्टाचार का मामला उजागर नहीं कर सकते। तो यह बात पूरी तरीके से साबित हो जाती है कि आप कितने ईमानदार हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में, और किस प्रकार से आप इस चीज को आगे रखना चाहते हैं। अब हम दूसरी बात यह कहना चाहते हैं, इन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि जो हम अपने ही वक्तव्य में बोला कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी।
मान्यवर, एक तरफ आप कह रहे हैं हम सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर आप ही कह रहे हैं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, अब ईडी की कार्रवाई चल रही है। चूंकि भारत सरकार का कानून स्थापित यह है कि यदि 4 एजेंसी भी या 3 एजेंसी जांच कर रही हैं तो एक एजेंसी के द्वारा की गई जांच समाप्त होने पे बाकी एजेंसी की जांच स्वतः समाप्त नहीं होती। अब आप आरोप विड्रॉ कर लीजिए या लगा लीजिए। यदि आप कह रहे हैं हम सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप भी यह तर्क दे रहे हैं कि सीबीआई ने आपके पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते अपनी सुविधा के अनुसार, कि सीबीआई ने मुझे क्लोजर की रिपोर्ट दे दी है बकौल आपके, तो इसलिए मैं एकदम पाक साफ हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की है तो यह इसको ध्यान नहीं देना चाहिए, और ईडी कार्रवाई कर रही है तो यह विद्वेष से प्रेरित है। तो मेरे विचार से यह पूरी तरीके से दर्शाता है कि यह कहीं ना कहीं इनकी जो अप्रोच है वो भ्रष्टाचार के मामले पे पूरी तरीके से आरोप से ग्रसित है, मगर यह आरोप को मानने को तैयार नहीं है। एजेंसी को काम करने के लिए पूरी तरीके से राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो यह बात कह रहे हैं, जिस विश्वास के साथ आकर केजरीवाल जी ने यह बोला, उसी विश्वास के साथ आकर यह भी बोल देते कि साहब ये चीज की जांच हुई थी, देखिए साहब ये सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है और इसलिए आप यह काम गलत कर रहे हैं। ये देखिए दोनों प्रकार के आरोप एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन मैं सुधांशु जी बीच में आपको रोक रही हूं। सीबीआई ने आपको क्लोजर दिया है तो आपको ईडी पे भरोसा क्यों नहीं है? ये 31 मई की ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही हूँ संजय जी, मुझे इस पर आप थोड़ा जवाब दीजिएगा। सीबीआई कह रही है कि नो क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड अगेंस्ट दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दे दीजिए कि क्लोजर रिपोर्ट है भी या नहीं भी है, क्योंकि ये सीबीआई का मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा ना, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लोजर रिपोर्ट दिखा दी होती। मीनाक्षी जी सुन तो, अरे सुन तो लीजिए मीनाक्षी जी, उत्पीड़न की एक घटनाएं नहीं है, थोड़ा सा हमारे मित्र को कहिए धैर्य से रहें। सीबीआई की 2 जांच चली सत्येंद्र जैन के खिलाफ। एक आप ठीक कह रही हैं, जो मामला अभी पेंडिंग है, एक और मामला इन्होंने दर्ज किया था सर्विसेज को लेके, सीबीआई के माध्यम से 5 साल उसकी जांच चली, उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा है। अच्छा, सर्विसेज पे ये सुधांशु जी और इनकी पार्टी और इनकी सरकार इतनी सीधी नहीं है कि एक ही मामला चलाते हैं। संजय जी थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर हो जाएगा, जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस है उसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट अभी सीबीआई ने दाखिल नहीं की है, ये ठीक बोल रही हूं मैं या नहीं? हाँ, ये सर्विसेज, ओके, मैंने बोला कि आपको सर्विसेज एक, इसीलिए मैंने कहा एक और केस, एक और मामले में सीबीआई ने जांच की 5 साल तक, ये सर्विसेज का मामला है जिसमें क्लोजर रिपोर्ट लगी है। तो ये दोनों मामलों को हमारे ख्याल से अब इतना प्रेम है सुधांशु जी की पार्टी और इनकी सरकार का कि कई सीबीआई के मुकदमे चलाते हैं, कई ईडी के मुकदमे चलाते हैं, तो इसमें मैं तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। अब ये तो इनको अपनी पार्टी को और इनकी सरकार को रोकना चाहिए। मैं ये 5 साल तक जो सीबीआई ने जांच की और क्लोजर रिपोर्ट लगाई, मैं उसकी बात कह रहा हूं, और बहुत अच्छी बात की सुधांशु जी ने, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं तो संजय सिंह जी आप उनको काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ठीक है, मान लिया, अभी इसी वक्त से तय कीजिए कि कोई केंद्रीय मंत्री आरोप नहीं लगाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, किसी टीवी चैनल पे सत्येंद्र जैन को दागी नहीं बताया जाएगा, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। अभी तय कीजिए कि जब तक ईडी अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाता तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। संजय जी आप भी कमाल बात कर रहे हैं, तुरंत इस्तीफा भी चाहिए, तुरंत बर्खास्तगी भी। पूरे आंदोलन के दौरान इतने आरोप लगाते रहे, लेकिन कभी आरोपों को लगाने पर कहीं अंकुश लगा क्या? मैं मना नहीं कर रहा, मैं जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, बहुत छोटे से फिर मुझे इस चर्चा को विराम देना है। बगैर जांच के तो मीनाक्षी जी क्या बगैर आरोप सिद्ध हुए किसी को बर्खास्त ऐसे ही कर लिया जाएगा? बगैर फर्जी कोई भी मामला इनकी पार्टी दर्ज कर लेगी, उस आधार पे तो कार्रवाई हो नहीं सकती। ठीक है, छोटे समय सुधांशु जी, फिर चर्चा मुझे खत्म करनी है। बस एक लाइन में देखिए, जो इन्होंने एक केस और दूसरा केस जांच में आ गया, तो संजय जी ने जो अवधी भाषा की कहावत सुनाई थी, मैं भी संयोग से उसी क्षेत्र से आता हूं, उसमें एक दूसरी कहावत भी है, गायो गाभिन ना बर्दो गाभिन। इसका अर्थ होता है कि गाय गर्भवती है, जब चेक किया गया गाय गर्भवती नहीं, शायद बैल गर्भवती होगा। यानी ये इस प्रकार के जो एक कहावत है वो उन्होंने करने का प्रयास किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर आपने कहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल जी ने की बतौर मुख्यमंत्री आकर, और कहा कट्टर ईमानदार है, यानी जांच चल रही है फिर भी कट्टर ईमानदार है, आप भी कह दीजिए कि वो नहीं करेंगे, तब हमारी केंद्रीय मंत्री ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, संजय जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।